नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, सीडीएस और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न है। आज मैं महाजनपद काल से रिलेटेड चौथी वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप हमारी पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से करवाऊँगा। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में 80 तक प्रश्न ले लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 81 शुरू करते हैं। महाजनपद काल में किस शासक को पितृहंता कहा गया है? ऑप्शन ए बिंबिसार को, बी अजातशत्रु को, सी प्रसेनजित को, डी शिशुनाग को। तो दोस्तों, महाजनपद काल में अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। अजातशत्रु को महाजनपद काल में पितृहंता कहा गया है। अब हम अजातशत्रु के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध पर अधिकार किया था और अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी राजगृह में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसके शासन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धपिटक तथा विनय पिटक में विभाजित किया गया। इसके सुयोग्य मंत्री वस्कर द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नए हथियारों का प्रयोग किया। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82। महाजनपद काल के 16 जनपदों की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय से, बी भगवती सूत्र से, बी ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी अंगुत्तर निकाय से भी हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है और भगवती सूत्र से भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर बैठेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83। मगध को किन किन नामों से पुकारा गया है? ऑप्शन ए मगधपुर, बी विरहद्यपुर, सी वसुमती, डी कुशाग्रपुर, ई बिंबिसासुरी, या एफ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मगध को किन नामों से पुकारा गया है? उपयुक्त सभी, यानी मगधपुर भी कहते थे उसे, और विरहद्यपुर भी कहते थे, और वसुमती भी कहते थे, और कुशाग्रपुर भी कहते थे मगध को, और बिंबिसासुरी भी कहते थे। तो दोस्तों, हम मगध के बारे में भी कुछ और जानकारी बता रहे हैं आपको। मगध इस राज्य का अधिकतर मगध राज्य का अधिकतर क्षेत्र मोटे तौर पर
आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। अब ये गिरिव्रज राजगृह क्यों थी, तो ये भी देख लेते हैं हम कि इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों ओर से पर्वत से घिरी होने के कारण गिरिव्रज नाम से जानी जाती थी। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। प्रारंभ में एक छोटा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में यह 4 महाशक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में, जो आपके आधुनिक झारखंड में है, भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगृह आधुनिक बिहार राज्य के राजगीर का प्राकृत नाम, मतलब राजगृह क्या था, जो आधुनिक बिहार है के राजगीर का प्राकृतिक नाम, मतलब पुराना नाम था। और मगध राजधानी, ठीक है नहीं। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, मतलब राजगृह का मतलब क्या है, राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 84, वार्ता शस्त्रों जीविन किन महाजनपदों के क्षत्रियों को कहा जाता था? ऑप्शन ए गांधार एवं कंबोज के, बी गांधार एवं वत्स के, सी कंबोज एवं कौशल के, डी काशी एवं मत्स्य के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गांधार एवं कंबोज महाजनपदों को वार्ता शस्त्रोपजीविन मतलब के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीविन कहा जाता था। अब हम गांधार और कंबोज के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफ़गानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुकुसाती या पुमकुसाती नामक शासक यहाँ राज्य करता था। उसने मगध सम्राट बिंबिसार के पास अपने दूत भेजे थे तथा अवंती नरेश प्रघोत को युद्ध में नतमस्तक किया था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और व्यापार में भी ये बहुत अच्छा माना जाता था। अब हम कंबोज के बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं। कंबोज गांधार कश्मीर के, मतलब कंबोज जो था वो गांधार जो था, मतलब गांधार जो है कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिमी बदख्शा प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। यह भारत से बाहर स्थापित है। राजपुर व द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था, किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 85, साहित्य से मिली जानकारी के अनुसार बिंबिसार ने किससे विवाह किया? ऑप्शन ए प्रसेनजित यानी कौशल नरेश की बहन महाकौशला से,
बी वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से, या सी मध्य देश, ये मध्य देश है हमारा, थोड़ा गलती से हो गया, मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से, डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, मतलब सभी से की थी। एक तो प्रसेनचित की कौशल नरेश की बहन महाकौशला से भी किया था उन्होंने विवाह, और वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से भी विवाह किया था, और मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब हम बिंबिसार जी के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन था इनका, और ये प्रथम शक्तिशाली शासक थे हर्यक वंश के, और हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक यानी 52 वर्षों तक सुचारू रूप से शासन किया था। महात्मा बुद्ध बिंबिसार का समकालीन था। बिंबिसार ने आरंभ में अपनी मगध गिरिव्रज राजगृह को बनाया था, मतलब अपनी राजधानी गिरिव्रज राजगृह को बनाया था, किंतु लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने दक्षिण में राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाकर अपना शासन लंबे समय तक शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाया था। बिंबिसार ने प्रमुख 3 शादियाँ की थीं जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। बिंबिसार की प्रथम पत्नी राजा प्रसेनचित की बहन कौशला देवी थी, और इस शादी में बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत को दिया गया, मतलब प्राप्त हुआ था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी चेतक की बहन चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था, यानी अजातशत्रु की माँ कौन थी? चेलना। बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब की राजकुमारी थी, और विदेश विदेह की राजकुमारी वासवती के साथ भी विवाह किया। वैवाहिक संबंधों के बदलते मगध को कौशल से काशी गांव प्राप्त हुआ था। हर्यका नए मगध में बिंबिसार द्वारा स्थापित एक नया राजवंश, मतलब नया राजवंश का नाम था हर्यका। इसे सैन्य भी कहा जाता था बिंबिसार को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 86, महाजनपद काल में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्नंद, या डी उदयन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंबिसार। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बिंबिसार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, और मतलब बिंबिसार के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया था, और राजवेद जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अवंती के राजा चंड प्रघोत जब पांडु रोग से पीड़ित थे, उस समय भी बिंबिसार ने इस जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा या चिकित्सार्थ भेजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का धर्मानुयायी था। इसने बौद्धों को वेलवन नामक वन प्रदान में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87, बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है, किस पुराण में इसे क्षेत्रोजस कहा गया है? ए विष्णु पुराण, बी मत्स्य पुराण, या सी वायु पुराण, या डी नारद पुराण। तो दोस्तों हमने इसमें पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है, और मत्स्य पुराण में उसे क्षेत्रोजस कहा गया है। अतः इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88, बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया था? ऑप्शन ए कौशल, बी गांधार, सी काशी, डी अंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग। हमने ये पहले मतलब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने बौद्धों को वेलवन नामक वन दान में दिया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी प्रसेनचित, डी अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंबिसार। और बिंबिसार जी क्या थे?
मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी महापद्नंद, डी उदयन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? महाकश्यप। और यह कहाँ की गई थी? राजगृह, यानी राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। और 483 ईसा पूर्व में उसका आयोजन किया गया था। और आयोजन किया गया था किसमें? 483। और 483 ईसा पूर्व में ही ईसा पूर्व में ही क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध जी को निर्माण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91, प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को किसके रूप में लिपिबद्ध किया गया? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से को नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सुत्त पिटक में भी और विनय पिटक। भगवान बुद्ध ना प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92, अजातशत्रु ने किसके आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी राजगृह में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए ईरानियों के, बी लिच्छवियों के, सी कासियों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लिच्छवियों के। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी राजगृह में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। और अब हम अजातशत्रु के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं, जबकि हमने पहले भी आपको पिछले प्रश्न में बता दिया था। और कहते हैं कि बार बार रिपीट होने से वह चीज़ याद हो जाती है, तो हम रिपीट कर रहे हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध पर अधिकार किया था। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया। और अजातशत्रु ने लिच्छवियों के आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी राजगृह में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93, उदयन ने किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए गंगा और सोन नदी, बी व्यास और झेलम नदी के संगम पर, सी झेलम और गंगा नदी के संगम पर, डी व्यास और सोन नदी के संगम पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा और सोन नदियों के संगम पर। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अब हम शासक उदयन के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। इन्होंने 460 से 440 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अजातशत्रु के बाद उदयन ने मगध पर शासन किया। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहा जाता था पहले, नामक नगर की स्थापना की थी। उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुग्रहार नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। और उदयन क्या था? जैन धर्म को मानने वाले थे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94, उदयन किस धर्म का धर्मावलंबी था? यानी किस धर्म को मानने वाला था या किस धर्म का धर्मानुयायी था? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यह बताया था कि उदयन किस धर्म का मानता था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, या बी जैन धर्म से, या सी सनातन धर्म से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उदयन किस धर्म से मानता था? जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95, किस शासक को जनता द्वारा चयनित शासक माना जाता था? ऑप्शन ए नागदशक, बी नंदीवर्धन, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिशुनाग। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम शिशुनाग जी के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। शिशुनाग नामक राजा ने अवंती तथा वत्स
राज्य पर अधिकार करके उनको मगध साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग ने वज्जियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होने के कारण संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता था। शिशुनाग को जनता द्वारा चयनित शासक माना जाता था। लोगों ने नागदशक यानी अंतिम हर्य का शासक को हटाकर शिशुनाग को चुना और इस तरह हर्यक वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 96। शिशुनाग ने किन पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? ए वज्जियों पर, बी काशियों पर, सी अवंतियों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था और मतलब ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ है और इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वज्जियों पर। शिशुनाग ने वज्जियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97। किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन ए कालाशोक, बी नागदशक, सी शिशुनाग या डी उदयन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अब हम कालाशोक मतलब शासक कालाशोक के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र से वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। शिशुनाग को कालाशोक ने अपदस्थ किया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक का नाम पुराण तथा द्विवेदान में काकवर्ण मिलता है। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली नामक स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद होने के कारण संघ दो भागों में बट गया था। अब वो दो भाग कौन से थे? एक तो था स्थविर संप्रदाय और दूसरा था महासांघिक संप्रदाय। हम स्थविर संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। जिन भिक्षुओं ने परंपरागत नीतियों में आस्था रखी वे भिक्षु स्थविर कहलाए, और दूसरा जो हमारा था मतलब भाग वो महासांघिक संप्रदाय। जिन भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म में कुछ नियमों को शामिल कर लिया वह भिक्षु महासंघी कहलाए। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक राजा नंदीवर्धन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी नंदीवर्धन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब हम इसमें मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे उस समय? सभा कामी। और शासनकाल हमें अभी बताया था कालाशोक। और मतलब किस स्थान पर हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन? वैशाली में। और जब महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उससे 100 साल बाद ही यानी 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद होने के कारण संघ कितने भागों में बट गया था? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन ए सही हमारा 2। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद होने के कारण संघ दो भागों में बट गया था। वो कौन कौन से भाग थे? एक तो था हमारा स्थविर संप्रदाय और दूसरा था महासांघिक संप्रदाय। और स्थविर संप्रदाय क्या था? जिन भिक्षुओं ने परंपरागत मतलब जो पहले वाली नीतियाँ थी उनको ही मतलब उनमें आस्था रखी वे भिक्षु स्थविर कहलाए। और महासांघिक संप्रदाय मतलब कौन कहलाए? जिन भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म में कुछ नियमों को शामिल कर लिया वह भिक्षु महासंघी कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से
कौन सुमेलित है? 1 हर्यक वंश 544 से ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, 2 शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व, 3 नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, 4 मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका मतलब कौन कौन सुमेलित हैं? हर्यक वंश 544 से 544 ये बिल्कुल सही है, और शिशुनाग वंश 412 से 400 ये 344 ये भी सही है, और नंदवंश 344 323 ईसा पूर्व ये भी सही है, और मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व ये भी सही है। तो दोस्तों इसका मतलब जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम हर्यक वंश के बारे में कुछ जानकारी या मतलब जानकारी कर लेते हैं। हर्यक वंश कब से कब तक था हमारा? 544 से 412 ईसा पूर्व। इस वंश में प्रमुख शासक बिंबिसार थे। वो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हैं। बिंबिसार, अब हम बिंबिसार के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था बिंबिसार ने, और हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक रहा। राजा बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है नहीं, बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक लगभग 52 सालों तक सुचारू रूप से शासन किया था। महात्मा बुद्ध बिंबिसार का समकालीन था। महात्मा बुद्ध जी, बिंबिसार ने आरंभ में अपनी मगध गिरिविरज राजगृह को बनाया था। मतलब राजधानी किसे बनाया था? गिरिविरज राजगृह को। किंतु लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने दक्षिण में राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाकर अपना शासन लंबे समय तक शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाया था। अब हम बिंबिसार के मतलब विवाह के बारे में देखते हैं। बिंबिसार ने प्रमुख 3 शादियाँ की थी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और रिपीट करने से ज़्यादातर याद हो जाते हैं और कई तरीके से भी ये प्रश्न आ जाते हैं। बिंबिसार ने प्रमुख 3 शादियाँ की थी जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। 1 बिंबिसार की प्रथम पत्नी राजा प्रसेनजित की बहन कौशला देवी। इस शादी में बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत को दिया गया, मतलब इस शादी में प्राप्त हुआ था इन्हें। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी चेतक की बहन चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब की राजकुमारी थी और विदेह की राजकुमारी वासवती के साथ भी विवाह किया था। वैवाहिक संबंधों के बदले मगध को कौशल से काशी गांव प्राप्त हुआ था। हर्य का क्या था? एक राजवंश था। तो मगध में हर्य का बिंबिसार द्वारा स्थापित राजवंश का नाम था। इसे सैन्य भी कहा जाता, मतलब बिंबिसार क्या? सैन्य, मतलब सैन्य कहा जाता था, जो भारत में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय था। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था। पाटलिपुत्र राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। मगध बिहार में पटना तक फैला था। बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। और बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया था, और राजवेद जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अवंती के राजा चंड प्रघोत जब पांडु रोग से पीड़ित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा यानी चिकित्सार्थ में भेजा था, चिकित्सार्थ के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, यह बौद्ध धर्मानुयायी था। इसने बौद्धों को वेलवन नामक वन दान में दिया था। अब हम अजातशत्रु के बारे में कर लेते हैं। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहे थे ये। बिंबिसार की हत्या करके मगध पर अधिकार किया था। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी राजगृह में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था या किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्पिटक तथा विनय पिटक में विभाजित किया गया। इसके सुयोग्य मंत्री वस्कर द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र
नए हथियारों का प्रयोग किया। इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत या परिषद का आयोजन किया गया और बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। उदयन के बारे में कुछ जानकारी और कर लेते हैं। 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व अजातशत्रु के बाद उदयन ने मगध पर शासन किया। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुगुरहार नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्म को मानने वाला था और उदयन के बाद शासन अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने 412 ईसा तक शासन किया था। ईसा पूर्व तक 412 ईसा पूर्व तक। अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक की शिशुनाग नामक अमात्य ने 412 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और जिससे शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। अब शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी कर लेते हैं। शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग कब से था? 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। अब ये कह रहा है कि शिशुनाग वंश में प्रमुख रूप से शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन थे। मतलब प्रमुख शासक कौन थे? शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था इसने और राजा ने अवंती तथा वस्त्र राज्य पर अधिकार करके उनको मगध साम्राज्य में मिलाया। मतलब अवंती और वस्त्र राज्य को जीतकर किसमें मिला दिया? मगध राज्य में मिला लिया। और शिशुनाग ने वज्जियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होने के कारण संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता था। शिशुनाग को जनता द्वारा चयनित शासक माना जाता था। लोगों ने नागदशक यानी अंतिम हर्यक शासक को हटाकर शिशुनाग को चुना। इस तरह हर्यक वंश का अंत हुआ। और अब हम कालाशोक के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। इसे काकवट के नाम से जाना जाता है। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक था इनका शासन। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। शिशुनाग को कालाशोक ने अपदस्थ किया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्य दान में काकवण मिलता है। 383 ईसा पूर्व में यानी महात्मा बुद्ध जी के 100 साल बाद ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली नामक स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीति और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी देखते और द्वितीय बौद्ध का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद होने के कारण संघ 2 भागों में बट गया। स्थिविर समुदाय, जिन भिक्षुओं ने परंपरागत नियमों को में आस्था रखी, वे भिक्षु स्थिविर कहलाए। और महासांघिक संप्रदाय, जिन भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म में कुछ नियमों को शामिल कर लिया, वह भिक्षु महासंघिक कहलाए। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन यानी महानंदिन था। अब हम नंद वंश के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यह 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहा और नंदवंश के शासनकाल 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहा। लगभग 21 साल तक नंदवंश का शासन रहा था। महापद्नंद ने नंदवंश की स्थापना की और नंदवंश के संस्थापक भी थे। और इसको पुराणों में कली का अंश, क्षत्रियों का नष्ट करने वाला यानी सर्व क्षत्रांतक कहा गया है। महापद्नंद को दूसरे परशुराम का अवतार यानी भार्गव कहा गया है। और महापद्नंद जी क्या थे? एक शूद्र शासक थे। महापद्नंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। कलिंग और खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से महापद्नंद की कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कलिंग में महापद्नंद द्वारा नहर का निर्माण करवाया। इसने मगध वंश को हटाया और नए साम्राज्य की स्थापना की। और इन्हें क्या कहा जाता था? उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। महापद्नंद को एक रात की सम्राट भी कहा जाता था। प्रारंभ में नंदों ने मगध के एक
बड़े हिस्से पर शासन किया और बाद में नंद वंश की सीमाओं का उसके शासकों द्वारा हर दिशाओं में विस्तार किया। अब हम घनानंद के बारे में जानकारी कर लेते हैं। नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद यानी घननंद था। इसका समकालीन सिकंदर था, यानी सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। घननंद के शासनकाल में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा पश्चिमी भाग में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर द्वारा ग्रीक या यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमिज या जैंडरमिज कहा गया है। नंदवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। घनानंद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, यानी स्थापना की। और नंदकालीन विद्वानों के नाम क्या थे कि नंदवंश के शासकों ने के शासन काल में पाटलिपुत्र के उपवर्ष कात्यायन, पाणिनि और वरुचि प्रमुख विख्यात विद्वान थे। घननंद के शासन काल में अलेक्जेंडर तृतीय यानी सिकंदर ने 326 उत्तर पूर्व में आक्रमण किया था। और अब हम मौर्य वंश के बारे में अगली वीडियो में जानकारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 101, किस शासक को पुराणों में कली का अंश कहा गया है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी शिशुनाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मनंद, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया था। महापद्मनंद को पुराण में कली का अंश कहा गया है और इन्होंने एक राट एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी और इन्हें भार्गव यानी परशुराम का अवतार भी कहा गया है और क्षत्रियों का अंत करने वाला यानी सर्व छत्रांतरक भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 102, किस अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख यानी खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, बी गरुड़ वैसनगर स्तंभ लेख, सी भीतरी स्तंभ लेख, डी जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो अब हम हाथी गुफा अभिलेख के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। और नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख या प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख है कि वह अपने शासन के 12वें वर्ष उत्तरापर्थ के राजाओं को भयभीत किया। मगध के लोगों में विपुल भय उत्पन्न करके हाथियों तथा घोड़ों को गंगा जल पिलाया। मगध नरेश बृहस्पति मित्र से अपने चरणों की पूजा करवाई। नंदराज द्वारा कलिंग से ले जाई गई जिनकी प्रतिमा को वापस लाने के साथ साथ अंग तथा मगध की संपदा वापस लाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 103, नंदवंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सनातन धर्म या डी इनमें से कौन है? तो दोस्तों नंदवंश के शासकों ने जैन धर्म को, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल बी करेक्ट है, यानी सही है। नंदवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया था। और यह नंदवंश के शासकों ने किस धर्म का संरक्षण किया था? जैन धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 104, घनानंद के शासनकाल में किस शासक ने 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर तृतीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य या सी अशोक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर तृतीय, और अलेक्जेंडर तृतीय यानी सिकंदर। अब हम सिकंदर के बारे में सिकंदर सम्राट के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। अलेक्जेंडर तृतीय का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर तृतीय ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। और इनका नाम अलेक्जेंडर तृतीय और उपनाम था इनका सिकंदर। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और माता का नाम था ओलिम्पिया। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था जो मैगडोनिया और ओलंपिया के राजा थे तथा इसके पड़ोसी राज्य एपुरुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी माँ थी।
अलेक्जेंडर के नाना राजा नियोप्टोलेमस थे। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। उन्होंने अपने पिता को ज़्यादातर समय, उनके पिता का जो समय था, तो सैन्य अभियानों या फिर विवाहोत्तर संबंधों में व्यस्त ही देखा था। लेकिन उनकी माँ ने अलेक्जेंडर तृतीय यानी सिकंदर और उसकी बहन की परवरिश में बहुत ध्यान दिया था। अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी ईस्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन वे अलेक्जेंडर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल सके थे। इसके बाद अलेक्जेंडर के शिक्षक लाइसिमेक्स थे। उन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया था और उसे युद्ध की शिक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ, यानी सिकंदर 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु, और इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, अरस्तु जी को। और अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्यटुता भी सिखाई। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी जगाया, और ये सभी विद्याएं ही कालांतर में सिकंदर के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। और इनकी मतलब मृत्यु का कारण क्या था? ये मलेरिया के कारण मृत्यु हुई थी इनकी, और बेबीलोन में हुई थी इनकी मृत्यु, और 13 जून 323 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु। किनकी? सिकंदर जी की, अलेक्जेंडर तृतीय जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 105। नंदवंश के शासकों के शासनकाल में पाटलिपुत्र के प्रमुख विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए वर्ष, बी उपवर्ष, सी कात्यायन, डी पाणिनि, ई वरुचि या एफ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी वर्ष भी था। कौन? नंदवंश के शासकों के शासनकाल में पाटलिपुत्र के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? वर्ष भी था, और उपवर्ष भी, और कात्यायन भी, और पाणिनि भी, और वरुचि भी। यानी हमारा उत्तर सही बैठेगा ऑप्शन एफ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 106। ग्रीक इतिहासकारों ने के अनुसार किस सम्राट को विश्व विजेता कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर तृतीय, बी महापद्नंद, सी घनानंद या डी शिशुनाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर तृतीय, यानी सिकंदर। और मतलब इन्हें विश्व विजेता क्यों कहा जाता है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर तृतीय ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसीलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, बी अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, सी उदयन 460 से 440 ईसा पूर्व, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी सभी सही हैं। तो हम देखते हैं कि बिंबिसार ने 544 से 492 यानी 52 वर्ष तक शासन किया, और 492 से 460 यानी 32 वर्षों तक शासन किया, और 460 से उदयन ने 460 से 440 यानी 20 वर्षों तक शासन किया हर्यक वंश पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो इसलिए प्रश्न नंबर 108। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं महाजनपद, और सूची 2 में राजधानी। गांधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। और सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। और वत्स की है कौशाम्बी, और कौशल की है श्रावस्ती। तो दोस्तों हमारा कोड कौन सा सही बैठेगा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी गांधार की तक्षशिला, यानी ए की 1, ठीक है। सूरसेन मनी मथुरा, मतलब बी की 4, ये भी सही है। और वत्स कौशाम्बी, मतलब
सी की 2 और कौशल की श्रावस्ती यानी सी की 3, डी की 3। अब हम और महाजनपदों की राजधानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंबोज की पुष्कलावती और गांधार की तक्षशिला और कुरु की इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, अवंती की उज्जैनी और चेदी की सुक्तिमती और वत्स की कौशाम्बी, अस्मक की पोतन या पोतली, अंग की चंपा, मल्ल की पावा, पांचाल की अहिछत्र और कामीपल्य और मगध की राजगिरह यानी गिरिव्रज इसलिए कहा क्योंकि ये पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए इसे गिरिव्रज कहा गया। और पाटलिपुत्र बाद में आई, फिर इसे अब वर्तमान में पटना कहा जाता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की वाराणसी और वज्जी की वैशाली। अब हम इसे मैप द्वारा भी देख लेते हैं। तो हमारा मगध कहाँ है, ये रहा हमारा मगध। और अब हम मगध के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मगध इस राज्य का अधिकतर क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगिरह थी। बाद में राजगिरह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। प्रारंभ में एक छोटा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया और बुद्ध के काल में यह 4 महाशक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों ओर से पर्वत से घिरी होने के कारण गिरिव्रज नाम से जानी जाती थी। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानें अब आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। प्रारंभ में राजगृह आधुनिक बिहार राज्य के राजगीर का प्राकृत नाम है राजगृह मगध राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है यानी राजगृह का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। अब हम अंग के बारे में जानकारी कर लेते हैं। अब हम अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह राज्य मगध के पश्चिमी में स्थित था। इनमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। मगध व अंग राज्यों के बीच मतलब इन दोनों के बीच कौन सी नदी बहती थी? चंपा नदी बहती थी। चंपा इसकी राजधानी भी थी अंग की, और यहाँ का प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था। यह उस काल के व्यापार व सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ करते थे। अंत में यह मगध में विलीन हो गया। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से थी। अब हम काशी के विषय में बात कर लेते हैं। काशी महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गया। काशी नरेश अश्वसेन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर
पार्श्वनाथ के पिता थे और यह शिक्षा शिल्प व्यापार के लिए भी मतलब केंद्र थी। क्या? काशी। अब हम कौशल के बारे में जानकारी कर लेते हैं। कौशल, इस राज्य का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। सॉरी। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्र में से एक था और कौशल राजवंश के आदि पुरुष इक्ष्वाकु थे। राजा कंस यहीं का शासक था। बुद्ध के समय में प्रसेनजीत कौशल का राजा था। वर्तमान में कौशल फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में स्थित है। अब हम मल्ल के विषय में जानकारी कर लेते हैं। मल्ल, यह भी एक मतलब यह एक गणसंघ यानी गणतंत्र था, गणतंत्र राज्य था और गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान कुशीनगर तथा दूसरी राजधानी पावा या पव थी जो वर्तमान फाजिलनगर है। कुशावस्ती, कुशीनगर या कुशीनारा इसकी राजधानी थी, मतलब इसके कई नाम थे कुशीनगर के। और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर यानी सिद्धार्थनगर यानी उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में है ये। और यह कई अन्य छोटे राज्यों की पीठ थी। इनका प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। अब हम वज्जी के बारे में बात कर लेते हैं। वज्जी या विरज्जी, यह 8 गणतांत्रिक यानी गणतंत्र कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली तथा मगध का राजा अजातशत्रु की प्रेम गाथा विख्यात थी। अब हम वत्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। वत्स, यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिमी भाग में था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था जो बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। बुद्ध के समय उदयन यहाँ का शासक था। स्वयंपन वासदत्ता तथा प्रतिज्ञा योगंधरायण नामक नाटक में उदयन से संबंधित अनेक रोचक घटनाओं का वर्णन है। अब हम पंचाल के बारे में बात कर लेते हैं। पंचाल, इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद की जिले मतलब फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। यह 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कामीपल्ली थी और यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कायम थी। मध्य दोआब क्षेत्र बदायूं, फर्रुखाबाद, चुलानी, ब्रह्मदत्त पंचाल देश का एक महान शासक था। अब हम कुरु के विषय में बात कर लेते हैं। कुरु आधुनिक हरियाणा, दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिमी वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली थी। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे, सच्चे, मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते हैं, मतलब सबसे आगे गिने जाते हैं और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। जातक संख्या 537 के अनुसार यह राज्य 300 योजन तक फैला हुआ था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध राजा था। अब हम
चेंदी के विषय में बात कर लेते हैं, चेंदी महाजनपद के विषय में। चेंदी यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसे बौद्ध साक्ष्य में सोथतवती कहा गया है। चेंदी लोगों का उल्लेख रणवेद में भी मिलता है। सॉरी महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है, जिसके शासनकाल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की। इसी समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। अब हम अस्मक के विषय में, मतलब अस्मक महाजनपद के विषय में बात कर लेते हैं। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी, यानी पोतली भी कह सकते हैं इसे, पोधनिया भी कह सकते हैं। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर युद्ध, मतलब निरंतर संघर्ष चलता रहा था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। अब हम अवंती के विषय में, मतलब अवंती महाजनपद के विषय में बात कर लेते हैं। अवंती आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। भंडारकर के अनुसार इस राज्य की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी। यहाँ का बुद्धकालीन राजा पिरगोत था। प्राचीन काल में यहाँ हे वंश का शासन था। अब हम सूरसेन, मतलब सूरसेन महाजनपद के विषय में बात कर लेते हैं या करते हैं। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न में रिपीट किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का शासक था और बुद्ध का शिष्य था। पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। इसी राजवंश की शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। अब वो 4 स्थान कौन कौन से, अब ये देख लेते हैं हम। हरिद्वार गंगा नदी घाटी के स्थित, और प्रयागराज त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और उज्जैनी मतलब क्षिप्रा नदी, नासिक यानी गोदावरी। अब हम मत्स्य, मतलब मत्स्य महाजनपद के विषय में बात कर लेते हैं। मत्स्य या मच्छ कह सकते हैं इसे। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर से अलावा जाने वाले मार्ग पर स्थित वर्तमान नाम बैराट थी। महाभारत के अनुसार पांड्य ने यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। अब हम गांधार के विषय में बात कर लेते हैं। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंधार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुकुसाती या पुमकुसाती नामक शासक यहाँ राज्य करता था। उसने मगध सम्राट बिंबिसार के पास अपने दूत भेजे थे तथा अवंती नरेश पिरगोत को युद्ध नतमस्तक किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। अब हम कंबोज के विषय में बात कर लेते हैं। कंबोज गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिमी बदख्शा प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। यहाँ भारत से बाहर स्थापित है इस समय। राजपुर या व द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे, राजपुर और द्वारका। इसके मतलब राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब हम हमने जो डिटेल थी हमारे पास वो हमने अपने अवगत करा दिया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 109, प्राचीन भारत में किस शासक को भार्गव कहा गया था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में किस शासक को भार्गव कहा गया था?
ऑप्शन ए महापद्नंद, बी नागदशक, सी घननंद या घनानंद, डी अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महापद्नंद। महापद्नंद को प्राचीन भारत में भार्गव कहा गया है। भार्गव का अर्थ मतलब भार्गव को क्या कहा जाता है? दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है यानी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शासक ने इकराट एक छत्र की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए महापद्नंद, बी नागदशक, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महापद्नंद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मतलब महापद्नंद ने एकराट एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों हम हमारी इस वीडियो में जो हमारी जानकारी थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। और जब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी 4 और एग्जामिनेशन, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भूगोल से संबंधित तैयारी कर सकते हैं और संविधान से रिलेटिव तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।